जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरह से होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग मैथ में भी मज़े करते हैं। बेटा हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1 और 2 जो है उनके सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। हम लोग आज देखते हैं कि प्रश्नावली जो 1.3 है उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम प्रश्नावली 1.3 के आज जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले बेटा हम आपको कहेंगे कि जो प्रश्नावली अपना 1.3 है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को ही सीख लेते हैं जिस पर ये पूरा प्रश्नावली अपना आधारित है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 जो है वो अपरिमेय संख्या पर आधारित है। ये जो प्रश्नावली है बेटा वह आधारित है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पर बेटा यह पूरा प्रश्नावली जो है वो अपना आधारित है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बेटा हम आप लोग को अपने पहले वीडियो सीरीज में ही बतला चुके हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के ही एक भाग है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या जो है वो p/q के रूप में इसे हम नहीं लिख सकते हैं। यानी अपरिमेय संख्या बेटा वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में जिसे हम नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q = 0 है, यानी p/q के रूप में हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस वास्तविक संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, वैसे हम आपको एक और भी इसमें बहुत अच्छी बात आपको बतलाए थे कि वैसी संख्या जिसकी घात जो है, या ऐसे लिखते हैं जिस संख्या की घात पूर्णांक नहीं हो, जिस संख्या की घात पूर्णांक नहीं हो वह सभी भी क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। वे सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे यदि हम आपको बोले कि बेटा 5 की पावर जो है वो 1/2 है, बतलाइए ये कौन सी संख्या है? तो देखिए इसकी जो खोपड़िया पर बैठा है ना बेटा, ये पूरा नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक खोपड़ी पे बैठा हुआ नहीं रहेगा तो उसी को हम बेटा बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और वैसे तो आप एकदम सिंपल से जो एग्जाम्पल है कि सर √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि बेटा यहाँ भी देखिए जो करनी है, करनी में अपना 2 छिपा हुआ रहता है। तो √2 को जैसे ही आप करनी से बाहर कीजिएगा तो 2 के पावर 1/2 आएगा, यानी खोपड़ी पर जो है वो पूरी संख्या नहीं बैठी हुई है। तो जिस संख्या की घात जो है वो पूरा नहीं होता है वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। और अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है ये तो हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से जो है हम चर्चा किए हैं अपना पहले वीडियो में, हो सके तो आप उसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो हमें पढ़ना है बेटा, देखिए सबसे पहले पढ़ना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए ये कैसा अपना प्रश्न जो है वो बात कर दिया है। अरे हम जान रहे हैं बेटा कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके देखिए √5 जो है यहाँ करनी में कितना छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है। करनी से बाहर जब लाएंगे तब 5 के पावर कितना जाएगा? 1/2। हमने क्या बतलाया बेटा कि जिस संख्या की जो ये खोपड़िया पर बैठल है ना, ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक रहेगा तब वो परिमेय होगा, नहीं तो अपरिमेय। तो ये पूर्णांक नहीं ना है बेटा, ये पूर्णांक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं है तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो साफ हमें दिखाई दे रही है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपना प्रश्न जो है ना वो जिद करके बैठा हुआ है कि आप सिद्ध कीजिए कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं बात? देखिए बेटा ये सारे जो प्रश्न है ना उसका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। कभी कभी बेटा रियल लाइफ में हो या गणित में हो, अपने आप को सही जानते हुए भी कि हम सही हैं, अगर गलत मान लेने से कुछ भलाई हो जाती है
तो गलत मानने में क्या हर्ज है बेटा। तो यहाँ भी देखिए, हमें जब सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, हम कुछ पल के लिए उसको परिमेय मान लेंगे। आइए एक छोटी सी बात हम अपना बतलाते हैं, उस बात से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बेटा कि हमारे पास एक आदमी आता है, एक बाबू साहब आ रहे हैं, ठीक है, ये बाबू साहब हैं जिनका नाम है राम। समझ रहे हैं बात। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो ये सब प्रश्न कुछ है, बहुत आसान है, आप तुरंत समझ जाइएगा। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम, वो हमारे पास आए, हम उनसे परिचित हैं, हम जान रहे हैं कि उनका नाम राम है, ठीक है। लेकिन ये हमसे बोल रहे हैं ना कि आप जो है हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं। तो हमने बोला कि हाँ, हम तो आपको जानते हैं, आप राम जी हैं, ठीक है, आपका नाम जो है वो राम है। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, कह रहे हैं कि ना, हम राम नहीं हैं, मेरा नाम जो है वो राम नहीं है, ठीक है। अनंत राम अगर नाम है मेरा तो आप सिद्ध कीजिए। अब बतलाइए, तो ये भाई जी का नाम राम है और हमको कह रहे हैं कि आप सिद्ध कीजिए, ठीक है। और ये ऑप्शन दे रहे हैं, दो ही वो ऑप्शन दे रहे हैं बेटा कि नहीं, मेरा नाम जो है ना या तो राम है या श्याम है। समझ रहे हैं बात। ये दो ऑप्शन दे रहे हैं। हम जान रहे हैं कि इनका नाम राम है, बोल भी रहे हैं कि आप रामे हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप सिद्ध कीजिए कि हम कैसे राम हैं। तब हम क्या करेंगे बेटा, इनके पीछे हम जाएंगे कि इनका नाम सिद्ध करें। हमको यही काम बचा हुआ है, कुछ नहीं। हम कहेंगे कि चलिए सर, आप जो है ना राम नहीं हैं, आप श्याम हैं। समझ रहे हैं बात। हम इनको क्या बोलेंगे कि सर हम गलत थे, हम जो हैं गलत थे, आप जो है ना वो श्याम जी हैं, ठीक है। अभी देखिए भाई साहब जो है से कितना तिल मिला जाएंगे कि ला अब कर दला बात ना, आप तो गलत बतला रहे हैं। नहीं, मैं श्याम नहीं, मैं राम हूँ, ये खुद बोलेंगे। तब हम इनको बोलेंगे बेटा कि अच्छा आप राम हैं तो तनी आप सिद्ध कीजिए। तो ये अपना जन्म प्रमाण पत्र, आई कार्ड, कुछ तो आधार कार्ड रख ले होंगे ना, वो झट से अपने को दिखा देंगे कि देखिए हम जो हैं वो राम हैं, श्याम नहीं है। तो बेटा हुआ क्या, ये भले ही ये खुद बोले, हम अपने आप को गलत साबित किए, जानते हुए भी कि ये राम है, हमने क्या बोला कि श्याम, ठीक है। तो हमको सिद्ध नहीं ना करने पड़ा, ये खुद जो है से बोल न दिए कि ना ना हम श्याम नहीं है, राम हैं। बस यही सिंपल सी फंडा बेटा ये पूरा प्रश्नावली में हमें अपनाना है। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या बेटा कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है बेटा अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं बात। अभी जो हम अभी कहानी बतलाए ना, इसको थोड़ा सा इसी समझिए। वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार के हैं, परिमेय और अपरिमेय, यानी राम जी और श्याम जी, ठीक है। उसमें से जो रूट 5 है वो क्या है, अपरिमेय है। हम जान रहे हैं कि अपरिमेय है, लेकिन जो प्रश्न है वो एकदम जिद किया हुआ है कि नहीं, तुम कैसे आप कैसे कह रहे हो कि जो है से अपरिमेय, हम अपरिमेय हैं। जैसे ये कैसे ये राम जी जो है वो बोल रहे थे कि नहीं, आप कैसे सिद्ध कीजिएगा कि हम रामे हैं, ठीक है, एकदम जिद किया हुआ है। तब बेटा थोड़ी देर के लिए हम अपरिमेय ना मानकर इनको बोल देना कि ना ना आप जो है ना वो अपरिमेय नहीं, आप परिमेय हैं, ठीक है। हम अपने आप को गलत बोलने की बात कर रहे हैं। तो जब हम थोड़ी देर के लिए गलत मान लेंगे तो ज़रूर ये जो है से कुछ गलती कर बैठेगा, क्योंकि मैथ में आप गलत मान के कुछ चीज़ें हल कीजिएगा तो परिणाम तो गलत ही आएगा ना। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए यदि संभव है तो मान लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं परिमेय है, ठीक है। और परिमेय को मानते हुए जब इन प्रश्नों को हम हल करेंगे तो आगे चल के कहीं ना कहीं गलत आना ही आना है। और जैसे ही गलत आया तो हम वहाँ पर बेटा झट से बोल देंगे कि हम उस समय से बोल रहे थे कि आप जो हैं वो परिमेय नहीं अपरिमेय है, लेकिन आपने तो कहा कि सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के फेर में हम मान लिए कि आप परिमेय हैं, इसीलिए यहाँ पे गलत हो रहा है। तो जब परिमेय नहीं होगा बेटा तो वह कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यही राम और श्याम जी की जो कहानी है बेटा ये पूरे प्रश्नावली में चलने वाला है, ठीक है। इनको याद रखिएगा।
आगे बढ़ जाते हैं। काहेला मिटा दिए इनको, कितना प्यारा लग रहा है, इनको बिना मिटाए हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। क्या सिद्ध करना है बेटा? √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आइए बेटा हम लोग सिद्ध करते हैं, जो अभी हमने आपको जो कहानी सुनाया उस कहानी के आधार पर ही हम सिद्ध करते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा हमने आपको क्या बतलाया कि हम अपने आप को गलत साबित करवाने वाले हैं, हम अपने आप को गलत साबित करवाने वाले हैं। तो गलत साबित करवाने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? अरे हम जान रहे हैं कि ये अपरिमेय है, हम गलत अपने आप को साबित कराना चाह रहे हैं, तो हमें क्या मानना होगा कि ये जो √5 है वह परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि यदि संभव हो तो मान लें √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बहुत पीड़ा होता है बेटा जानते हुए अपने आप को गलत साबित करना। यदि संभव हो तो मान लें √5 एक परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या जानते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं। परिमेय संख्या p/q है, परिमेय संख्या p/q है। कैसा परिमेय संख्या है? p/q के रूप में है। अब बेटा परिमेय संख्या कैसा होना चाहिए? p/q के रूप में तो होना चाहिए जहां एक बात ध्यान देना है कि q जो है वो 0 नहीं है, q जो है वो 0 नहीं है। और साथ ही साथ बेटा ये भी बात की ध्यान देना है कि p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। समझे बात? आए देखिए हमने माना कि √5 जो है यदि संभव है तो ये √5 परिमेय संख्या p/q के रूप में है, जहां q जो है वो 0 नहीं है और p तथा q जो है वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब तो हम आपको बतलाए हैं ना। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसकी मौसा जो है वो 1 हो, यानी HCF कितना होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। तो P और Q का जो HCF है ना अपना, P और Q का जो HCF है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नहीं आया समझ में? तो चलिए एक और भी बात बतलाते हैं हम आपको। यानी इसका मतलब है कि ये 1 के अलावा किसी और चीज़ से नहीं कटना चाहिए। जैसे देखिए ये 2/3 क्या है? केवल एक ही से कटेगा ना। यदि हम बोलें कि 4/5 ले लीजिए तो 4/5 क्या है बेटा? केवल एक ही से कटेगा ना। यानी 4 और 5 जो है वो सहअभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जिसकी मौसा 1 हो, यानी बेटा वो केवल 1 से ही विभाजित हो। वैसी दो संख्या जो केवल 1 से ही विभाजित हो उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी उनका जो मौसा है वो 1 आना चाहिए। तो यहाँ जो P और Q है हम ऐसा परिमेय संख्या माने हैं जहाँ P और Q जो है वो केवल 1 से कटना चाहिए। और हम आपको बतला चुके हैं ना पिछले अध्याय में कि परिमेय संख्या जो है वो इसी रूप में मानक रूप में होता है। अगर 10 बटा बेटा 4 भी है तो इसको हमें ऐसे नहीं ना छोड़ना चाहिए। हम इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा? 5/2 आएगा। अब ये देखिए तो 5 और 2 1 के अलावा किसी और चीज़ से विभाजित हो रही है? नहीं विभाजित हो रही है बेटा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या p/q है, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है। अब यही चीज़वा के प्रयोग करते हुए बेटा ध्यान देना है हमको, ये जो अपना कथन है ना कि p और q सहअभाज्य संख्या है, इसी की सहायता से हम सिद्ध करने वाले हैं कि हम जो माने हैं वो गलत है, ठीक है। तब देखिए जब हम मान ही लिए हैं कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है p/q के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा यदि हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो √5q बराबर अपना क्या होगा? p होगा ना। अब दोनों तरफ यदि हम वर्ग कर दें, देखिए ध्यान दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे बेटा तो इधर √5 जो है इसका स्क्वायर होगा और इधर p स्क्वायर होगा। और रूट के स्क्वायर कभी भी होता है ना बेटा तो रूट हट जाता है। जैसे यदि हम आपको बोलें कि √5 के स्क्वायर है तो आप बोलिएगा कि सर √5 के स्क्वायर का मतलब है कि √5 गुने √5। तो ऐसू बेटा ये कितना होगा √25। अब 25 के वर्गमूल कितना आता है बेटा 5 आता है। तो काहेला हम इतना ये सब ताम झाम करेंगे। √5 के स्क्वायर है ना पूछा था तो ये जो स्क्वायर है उससे रूट अपना कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। और क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर रहेगा ना। इधर कितना है अपना p स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए तो या इसको हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से कि जो p स्क्वायर है अपना वो 5 गुने क्यू स्क्वायर के बराबर है। अरे बेटा इसी को तो हम समझाए हैं। तो जब ये हम ये चीज़ तो लिख ना सकते हैं कि p स्क्वायर जो है वो बराबर है 5 × क्यू स्क्वायर का। अब जानते हैं यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है सर? तो देखिए ये जो 5 है ये p जो है ना बेटा वो 5 से भी विभाजित है और q से भी विभाजित है। कैसे? तो देखिए अगर हम 4 को या 6 को बेटा देखिए तो 6 को हम 2 गुने 3 लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित है और ये 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। समझें? आज जब जो है ये p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो p को भी 5 से विभाजित होना पड़ेगा। अब ये कैसे? जैसे अगर मान लीजिए बेटा कि 6 के स्क्वायर यदि हम बोलें कि 6 के स्क्वायर अपना 2 से विभाजित है तो 6 भी 2 से विभाजित होगा ना, क्योंकि 6 स्क्वायर का मतलब क्या है 6 गुने 6। जब 6 के स्क्वायर 2 से विभाजित था, समझ रहे हैं बात, ये कुछ भी होगा इस पे मत ध्यान दीजिएगा। 6 के स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो 6 काहे नहीं 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो इसको ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे समझिए p स्क्वायर अपना 5 × क्यू स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि 5 से p जो है वो विभाजित है। 5 से p विभाजित है। वास्तव में 5 से p स्क्वायर विभाजित है। तो p स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो p काहे ना 5 से विभाजित होगा। तो यही बतवा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हम लिखेंगे कि अतः जो ये p है वो अपना 5 से विभाजित है। अतः p 5 से विभाजित है। ठीक है, देखिए अब ये अपना लाइन पे आने लगा बेटा। हम माने थे ना कि p और q सहभाज्य यानी केवल 1 से विभाजित है, लेकिन चलिए छोड़िए, अभी पूरा बात नहीं हुआ है। p जो है वो अपना 5 से विभाजित है, ये बात तो आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ये जो p को तो हम 5 से विभाजित करवा दिए। अगर किसी तरह हम q को भी 5 से विभाजित करवा दें तो p और q दोनों अपना क्या चीज़ से विभाजित हो गया 5 से। लेकिन हम माने हैं क्या कि p और q सहभाज्य है, यानी एक के छोड़ के कोई और से विभाजित है ये नहीं है। तो बेटा हम तो अपना बात मनवा लेंगे ना कि जो हम माने हैं वो गलत है। तो हमको क्या करना है ना बेटा कि अब q को 5 से विभाजित करवाना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कि ये जो p स्क्वायर है यानी p है इसको हम कुछ 5m के रूप में मान लेते हैं। 5m के रूप में आप m के जगह पे कुछ भी रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा जैसे ही हम p को 5m इसमें रखेंगे तो अपना ये क्या होगा 5m की स्क्वायर बराबर होगा 5 × क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर बराबर 5 × क्यू स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? यहाँ से बेटा यदि हम क्यू स्क्वायर निकालें तो क्या 5 × m स्क्वायर आएगा? सोचिए, बतलाइए, आएगा ना? अरे ज़्यादा कुछ ना किए बेटा, ये 5 से 25 5 बार में कटेगा ना। इसको थोड़ा सा सजा के लिख दिए, क्यू स्क्वायर इधर और m स्क्वायर जो है वो इधर। ना समझ में आए
तो बोलिएगा तुरंत, कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में ना आया है। ठीक है, अब देखिए तो अपना क्या कह रहा है। अब यहाँ यही रूपवाना था, यहाँ पर जो है वो कौन सा रूप था, उसने तो था, दिख रहा है अपने को। देखिए यहाँ जो है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, यानी पी 5 से विभाजित है, और यहाँ क्यू स्क्वायर जो है वो 5m स्क्वायर के बराबर है, यानी क्यू जो है वो 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे यही बात हम लिख देते हैं कि अतः क्यू 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा कि जो Q है वो 5 से विभाजित है। तो आप ये दोनों डबवा में देखिए तो यहाँ पर जो है वो P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। तो इस आधार पर बेटा हम ये बात लिख सकते हैं कि अर्थात P तथा Q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार P तथा Q केवल 1 से विभाजित है, 1 से विभाजित है ना बेटा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या माने थे कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि केवल 1 से विभाजित है। लेकिन ये बनाने पर हमको क्या आ गया है कि P और Q जो है वो 5 से भी विभाजित है। ठीक है, हम माने थे कि P और Q 1 से विभाजित है, और यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि P और Q दोनों जो है वो 5 से विभाजित है। तो ये गलत ना होगा बेटा। कोई भी सहअभाज्य संख्या एक के अलावा कोई और चीज़ से विभाजित होता है? एकदम नहीं होता है। तो ये गलत कहाँ से आया है? क्योंकि हमने जो है ना यहाँ गलत चीज़ें मान लिया है। अब मैथ में बेटा गलत मानते हुए यदि आप हल कीजिएगा तो कभी भी जवाब आंसर जो है उत्तर वो सही आएगा? नहीं आएगा ना। तो ये जो गलती आया है बेटा क्यों आया है? क्योंकि हमने जो है वो गलत मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ये बात कि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। विरोधाभास का मतलब क्या है बेटा कि हम माने थे कि ये केवल 1 से विभाजित है, लेकिन हल करने पे ये आया कि 5 से भी विभाजित है। इसी को विरोध बोलते हैं। यानी हम माने कुछ और है, यहाँ आ रहा है कुछ और, यानी ये विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमारी गलत मान्यता थी। यानी जो हम माने थे ना, ये जो हम माने थे ये गलत मान लिए थे। तो हम क्या माने थे कि √5 परिमेय है, तो √5 परिमेय नहीं है, तो √5 कौन सी संख्या होनी चाहिए? इसलिए √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कहे थे ना हम आपको कि वही कहानी है राम जी और श्याम जी वाला। हम जान रहे थे कि वो रामे जी हैं, उन्होंने जिद किया कि सिद्ध कीजिए, तो हम काहेला सिद्ध करने जाएंगे? हम अपने आप को गलत बोल दिए कि ना ना ना, तू राम जी ना, तू श्यामे जी हम। तो वो खुद जो है वो क्या बोलेंगे कि ना हम श्याम नहीं राम हैं, तो हम ही उनसे बोल देंगे कि तो आप सिद्ध कीजिए। तो वो अपना आधार कार्ड आई कार्ड दिखा दिए अपने को। तो इसी प्रकार ही बेटा मैथवा जो है ना ये वही कमा किया है। ये जान रहे थे कि ये अपरिमेय है, लेकिन हमसे पूछा कि आप सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है, तो हमने मान लिया कि ना तू अपरिमेय ना
अपरिमेय अपरिमेय ना तू परिमेय है। आई परिमेय जो है वो किस रूप में है, p/q के रूप में है, जहाँ p और q जो है वो सहभाज है, यानी केवल एक से विभाजित होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हल करने पर हमने क्या पाया बेटा कि p तो 5 से भी विभाजित हो जा रहा है और q भी 5 से विभाजित हो जा रहा है, और हम माने थे कि ये विभाजित होगा नहीं, तो गलत मान्यता हुआ। गलत मान्यता हुआ तो हम जो माने थे वो गलत है, तो जो उसका उल्टा जो करेंगे यानी विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से बेटा मस्ती करते हुए हम लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए अपना जो दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा एक बात और भी पहले समझ लीजिए, इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे, √5 आए, √2 आए, √3 आए, उन सभी को हम इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक दूसरा भी तरीका इसके लिए हम बतला देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है बेटा। हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बेटा इसको सबसे पहले समझिए, 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अब +2 भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ एगो √5 जो है, अभी हम सिद्ध किए हैं ना कि √5 अपरिमेय है। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेज में बेटा अपरिमेय के साथ ही जब बनता है ना कोई, तो पूरा के पूरा अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, ये परिमेय था, ये परिमेय था, लेकिन चूंकि ये अपरिमेय आया तो ये पूरा के पूरा जो है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझें, ये पूरा के पूरा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, अपने आप को गलत मानेंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा इसका, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आप चाहे तो p/q मान लें, और न तो केवल a मानिए ना, या केवल p मानिए, परिमेय संख्या p है। समझे, नीचे तो 1 छिपले है ना, आप p/q भी मान के बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, 3 + 2√5 अब बराबर क्या होगा अपना p। अब यहाँ से सिंपल सी प्रोसेस करना है अपना, हमें क्या करना है कि इसमें जो जो परिमेय संख्या है ना उसको परिमेय संख्या के तरफ ले जाइए। तो यहाँ 2√5 बराबर क्या होगा, p-3। ठीक है, समझें। अभी यहाँ पे 2 जो है वो भी बचा हुआ है ना परिमेय संख्या, इसको भी उधर भेज देते हैं बेटा। तो अपने पास आएगा √5 बराबर p-3। आई 2 गुना में है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, भागा में, नीचे आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा ना ये। अब यहाँ पे जरा देखिए, तो इसमें जरा देखिए, यहाँ समझने वाली बात है कि बराबर के इस तरफ √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। आई जब p परिमेय था, 3 परिमेय है, 2 परिमेय है, तो ये जब टोटल परिमेय है तो इस तरफ तो परिमेय होगा ना। तब हम यहाँ लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p-3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, देखिए तो हमने क्या लिखा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p-3/2 एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ देखिए तो बाबू, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय और परिमेय आप बीच में बैठल है बराबर, यानी अपरिमेय और परिमेय दोनों को कह रहा है कि ये बराबर है। तो यही चीज हम लिखते हैं, अर्थात अपरिमेय बराबर परिमेय।
अभी बतलाइए तो ये कौन सी बात है? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब बराबरे रहता तो ये दोनों के दुर्गुणाम काहेला पड़ता? समझ रहे हैं बात? तो ये गलत बात है ना बाबू कि अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो जाए, अर्थात अपरिमेय बराबर परिमेय तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये तो गलत बात है। कहिएगा कि सर ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे होगा? नहीं बराबर होगा। तो जब बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे, देखिए अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है, अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत मान्यता है, इसीलिए यहाँ पे गलत आया। तो हमने क्या माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये मान्यता गलत है तो इसलिए बेटा 3 + 2√5 कौन सी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में बेटा हम लोग कैसे हल किए कि जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ रखेंगे और जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ रखेंगे। आपरूपी एक तरफ मेरा अपरिमेय आ जाएगा और एक तरफ परिमेय, तो ये परिमेय और अपरिमेय बराबर तो नहीं हो सकता है ना, बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ आया है कि बराबर है, यानी जो हम माने हैं वो गलत माने हैं, इसीलिए यहाँ पे गलत आ रहा है। तो जब हम गलत माने हैं तो ये सही क्या होगा, यानी परिमेय जब गलत है तो ये सही हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी अपना बन चुका है। आइए देखते हैं तीसरा जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न जो है बेटा, यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध करना है कि 1/√2, यानी तीसरा में जो सबसे पहला है इसका जरा सोल्यूशन देखिए। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, हल देखते हैं हम लोग। 1/√2 तो हम मान लेंगे बेटा, माना कि ध्यान दीजिएगा 1/√2 एक परिमेय संख्या P/Q है, P/Q है, एकदम पहला की तरह, जैसे पहला प्रश्न हम लोग बनाए थे ना उसी तरह से। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या P/Q है। ठीक है, जहां अब P/Q हम लोग माने हैं तो Q को क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए ये सहअभाज्य लिखा हुआ है बेटा, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि 1/√2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, तो 1/√2 जो है बेटा वो मेरा क्या होगा? P/Q होगा, क्योंकि ये हम परिमेय संख्या माने हुए हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी की तरह कीजिए तो आप बोलिएगा कि सर √2P जो है, या ऐसे कर देते हैं, इनको इधर रखते हैं, सजाने नहीं पड़ेगा। Q जो है वो मेरा √2P होगा ना। दोनों तरफ वर्क करेंगे जिस तरह से पहला प्रश्न बनाए थे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये Q² होगा और ये 2P² हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, और P का स्क्वायर होगा P²। समझें? ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखिए, कभी भी बेटा इस तरह से है, यानी किसी संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें। अभी हम देखे थे ना कि यदि हम 6 को 2 × 3 के रूप में लिखेंगे, इसका मतलब है कि 6 2 से तो जरूर विभाजित होगा। तो उसी प्रकार बेटा जो Q² है वो अपना 2 से तो विभाजित होना चाहिए। तो यही बात हम यहाँ लिख देते हैं
क्या लिखें, अतः Q 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। समझें, Q जो है वो 2 से विभाजित है। ठीक है, तब हम क्या बतलाए थे बेटा कि Q को तो 2 से हम विभाजित करवा दिए, अब किसी तरह P को भी हम 2 से विभाजित करवाएंगे। तो कभी भी जब इस टाइप पे यहाँ पे आप पहुँच जाएं, इस स्टेज पे आप आ जाएं, तो इधर जो क्यूब स्क्वायर है ना उसको 2m मान लीजिए। अब हम लिखेंगे अब माना कि Q बराबर 2m। ठीक है बेटा, माना कि Q बराबर 2m, इसलिए यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है यानी 2m का स्क्वायर होगा, बराबर अपना कितना आया 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर, तो 2m का स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर, अब बराबर बेटा 2p स्क्वायर। तो ये 2 से 4 2 बार में कैंसिल होगा, तो थोड़ा सा सजा के लिख दें तो p स्क्वायर बराबर मेरा कितना आने वाला है 2m स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए तो बेटा यहाँ जो है, यहाँ से हमें क्या मिलता है कि p जो है वो 2 से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अतः p 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो हमने क्या देखा बेटा कि अपना Q जो है वो भी 2 से विभाजित है और जो P है वो भी 2 से विभाजित है, यानी P और Q दोनों जो है वो 2 से विभाजित है। लेकिन हम माने हैं कि P और Q जो है वो सहअभाज्य है और केवल 1 से विभाजित है, तो गलत आ गई ना बात। ठीक है, तो इसी को हम फ्रेश पेज पर लिख लेते हैं। अर्थात P तथा Q दोनों 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। समझें, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार, P तथा Q केवल 1 से विभाजित है, 1 से विभाजित है ना बेटा। क्या है कि हम सहअभाज्य माने हैं, यह विरोधाभास यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण उत्पन्न हुई है या प्राप्त हुई है या उत्पन्न हुई है। ठीक, ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमारी मान्यता जो है वो गलत थी। तो हमारी मान्यता जब गलत है इसलिए 1/√2 जो है वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या है, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे बात। तो इस तरह से बेटा प्रश्न को हल कीजिए। अब अपना एक और भी प्रश्न इसमें है 7√5, तो ये भी देख लेते हैं। ये जो है हमारा तीसरा का पहला था 7√5। हमें सिद्ध करना है बेटा, जो दूसरा प्रश्न है सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। पूरे लिख देते हैं अच्छा से। सिद्ध करें कि
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, अपना ये प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। हल देखिए, हम मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर खाली √5 रहता ना तो हम p/q मानते हैं। अगर ये 7√5 है तो ऐसे ही परिमेय एक तरफ और अपरिमेय एक तरफ करेंगे तो बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में केवल आप p मानिए, परिमेय संख्या p है। आप p/q मानिएगा तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा 7√5 जो है वो मेरा किसके बराबर होगा? p के बराबर होगा। अब यहाँ से हम √5 यदि हम आपसे पूछें कि बेटा आप √5 बतलाइए, तो आप बतलाइएगा कि सर ये जो 7 है इसको नीचे लेके जाइए, तो √5 बराबर अपना कितना आ जाएगा? p/7। अब इसमें ज़रा नोटिस कीजिए बेटा यहाँ पर कि जो √5 है, √5 वह कौन सी संख्या है? √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि बेटा p/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है और p/7 जो है वो परिमेय संख्या है। और कह रहा है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर है, जो हो ही नहीं सकता है। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है बेटा? अर्थात ये कहना चाह रहा है कि अपरिमेय अब बराबर है परिमेय। बतलाइए तो ये हमको एकदम बेवकूफ़े समझ रहा है ना, हम लोग को ये बेवकूफ़ समझ रहा है। कह रहा है कि अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर होगा, तो हम लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं। ये गलत बात है, जो संभव नहीं है, जो संभव बेटा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत काहे आया यहाँ पर? कहे कि हम जो है वो गलत माने थे। ठीक है, तो लिख देते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है, इसका मतलब बेटा हम अपने आप को गलत साबित किए हैं कि हम जो माने थे वो गलत है। तो जब हम माने हैं कि ये परिमेय है तो ये क्या होना चाहिए बेटा? इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलिए समझ में आया? इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें एक और भी प्रश्न था ना, यहाँ प्रश्न था 6 + √2। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न था वो प्रश्न था अपना, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझें? क्या करेंगे? सब प्रश्न में तो हम लोग यही कर रहे हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं हम, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या p है, परिमेय संख्या p है। ठीक है, तो
जो 6+6+√2 किसके बराबर होना चाहिए? p के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यदि हम आपसे पूछें कि आप √2 बतलाइए, तो √2 जो है वो p-6 के बराबर होगा। √2 जो है वो किसके बराबर होगा? p-6 के बराबर होगा। अब यहाँ पर बेटा √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझें। जबकि इस तरफ देखिए तो बराबर के p-6, बेटा p परिमेय है और 6 भी परिमेय है, इसलिए इनका अंतर भी क्या होगा? परिमेय होगा। जबकि p-6 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझें, यानी √2 अपरिमेय और p-6 परिमेय। तो यहां भी एक हमें विरोधाभास मिल रहा है, अपरिमेय बराबर परिमेय लिखते हैं, यानी अर्थात अपरिमेय बराबर परिमेय। ठीक है बेटा, अपरिमेय बराबर परिमेय, ये गलत बात है, बराबर तो हो ही नहीं सकता है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो फिर आया ही क्या है कि हम मान लिए हैं गलत। ठीक है, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता बेटा गलत है, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 6+√2 एक 6+√2 था ना, हाँ सही है, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझें? ठीक है, तो बेटा देखिए हम लोग हंसते हंसते सभी प्रश्नों को आसानी से बना लिए हैं। सबसे जो पहला प्रश्न था बेटा √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हमने यहाँ पर सिद्ध किया है कि ये √5 अपरिमेय संख्या है। और जो दूसरा प्रश्न 3 + 2 √5, ये भी हम लोग सिद्ध कर लिए। और तीसरा जो प्रश्न था बेटा, इसमें कुल अपने पास 3 और प्रश्न थे, इन तीनों प्रश्नों को हम बारी बारी से देखिए हल कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटा कितना अच्छी तरह से हम लोग आसान भाषा में एकदम हंसते हुए कहानी के साथ जो है मज़े लेते हुए अपने सभी प्रश्नों को हल किए हैं। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। बेटा हमने सभी प्रश्नों को आसानी से हल किया, देख लिए आप लोग। अब हम अगले वीडियो में अपना जो है वो प्रश्नावली 1.4, हाँ 1.4 जो है उनके सारी प्रश्नों को हल करेंगे। कृपया आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और देखिए आप सपोर्ट कीजिए हमें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।